यो यूट्यूब, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। गाइस, आज जिस टॉपिक पे मैं बात करना चाहता हूँ, बेसिकली जो नारायण राणे गेट हुआ है, स्लैब गेट बोल सकते हैं आप लोग, स्लैब गेट जैसे वाटर गेट, जिसमें कि नारायण राणे ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को झापड़ मारने की बात कही थी। त्याशी नाही काय किती वर्ष आली देशाला संस्कृती तिलक महोत्सव काय हे असतो ते कानाखाली चढवली। गाइस, इस बारे में बात करेंगे, उस प्रकरण के बारे में बात करेंगे और इसके बाद क्या हुआ, इसके अंदर क्या पॉलिटिक्स हुई और क्या पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है और इसके पीछे मेन कारण क्या है और क्या ये एक साजिश थी या फिर एक सोची समझी रणनीति थी, तो इस बारे में बात करेंगे। चलिए बात करते हैं इस प्रकरण के बारे में। ये स्लैब गेट के बारे में बात करने से पहले ये बात जानना होगा कि फरवरी 2022 में बीएमसी का पोल आने वाला है और बीएमसी का मेयर का चुनाव होने वाला है, जिसमें कि मुंबई में जो कि चुनाव होता है उसके अंदर शिवसेना का दबदबा हमेशा रहा है और हमेशा उनका ही मेयर चुना जाता है, क्योंकि उनके जो बहुत सारे ऐसे जो क्षेत्र हैं उन पर उनका बहुत प्रभुत्व है। तो मुंबई में जब भी बायपोल्स होते हैं मेयर चुनाव के लिए या लोकल बॉडीज के लिए, तो हमेशा शिवसेना टॉप पर रहती है। तो गाइस, ये बात को ध्यान रखना आप लोग, इस बात पे हम लोग वापस आएंगे। तो इस चुनाव के लिए बेसिकली बीजेपी ने एक यात्रा निकाली थी और इसका भार जो दिया गया था वो नारायण राणे को दिया गया था। और नारायण राणे ने जब अपनी यात्रा शुरू की तो वे गए बाला साहब ठाकरे के समाधि पर और वहां पर वो जाके उन्होंने उनका फोटो ऑप किया और उनका आशीर्वाद लेके उन्होंने एक बात दर्शाने की कोशिश की कि बाला साहब ठाकरे का जो उत्तराधिकारी वो मैं नारायण राणे हूं, क्योंकि 1998 बाला साहब ठाकरे ने नारायण राणे को ही मुख्यमंत्री का पद दिया था, जो कि शिवसेना अपने पास रख सकती थी। पर बाला साहब ठाकरे की एक कहना था कि कभी भी हमारे घर से कोई पॉलिटिक्स में नहीं जाएगा, तो हमेशा वो पॉलिटिक्स में सीएम उसी को बनाते थे और जिसे वो पसंद करते थे। तो नारायण राणे का बाला साहब ठाकरे की समाधि पर जाकर इस तरह से जेस्चर करना, ये उनकी एक बेटर पोजीशनिंग हो सकती है कि वो अपने आप को दिखाना चाहते थे कि बाला साहब ठाकरे का उत्तराधिकारी तो मैं हूं करके। और इसलिए उन्होंने ये यात्रा वहीं से शुरू करी। और जब यात्रा शुरू करी तो मंगलवार को उनको याद आता है कि भाई जो उद्धव ठाकरे ने 15 अगस्त को जो भाषण दे रहे थे, तो उनको ये भी याद नहीं था कि भारत ने कब आजादी दी थी। तो बोले कि मेरे को याद रहता तो मैं थप्पड़ मारता। और इस बात पर वहां उन पर केस हो जाता है, स्लू ऑफ केस हो जाता है। कई शिव सैनिक बाहर निकलकर उन्हें कोमड़ी चोर, जो चिकन शॉप चलाने वाला, ये करके काफी उसको ताना कसने लगते हैं और हुड़दंग करने लगते हैं। और ये बात जब ऊपर तक पहुंचती है तब जाके जो शिवसेना के जो मंत्री हैं अनिल परब, उनका ये वीडियो आया है कि वो फोन कर रहे हैं पुलिस वाले को और उससे पूछ रहे हैं कि क्यों केस नहीं कर रहे हो, क्या करोगे तुम, गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे हो करके फुल डिटेल्ड वीडियो है। उसकी बातचीत हो रही है अपने मित्र के साथ कि भाई अभी पुलिस गई है, उसे पकड़ रही है, अभी घर में बैठा होगा, उसको तो बेल नहीं मिलने वाली है। बट ये क्लियर इंडिकेशन दिखाता है कि ये तो डायरेक्शन तो ऊपर से आया है। और ये डायरेक्शन आने के बाद उनका जो प्रेशर पड़ा पुलिस पर, पुलिस वहां पर गई नारायण राणे के इधर और वहां पे उन्हें गिरफ्तार करने की जो हंगामा हुआ, जो टीवी पे जो सोशल मीडिया पे जो वीडियो आया, हमने उसी तरह का देखा जब जयललिता ने डीएमके के लीडर करुणानिधि को गिरफ्तार करवाने के लिए पुलिस भेजा था, क्योंकि उसने उसके ऊपर केस डाला था साड़ी का। तो उसके बदला लेने के लिए जयललिता ने पुलिस भेजा था डीएमके के घर पर। ये जो बदला पॉलिटिक्स है, रिवेंज पॉलिटिक्स है, जैसे कि बंगाल में ममता बनर्जी करती है, बीजेपी के आरएसएस के जो भी लीडर्स हैं, जो भी कार्यकर्ता है, उनको पेड़ पर लटका दिए जाते हैं, मार दिए जाते हैं, काट दिए जाते हैं। अब उस चुनाव के बाद भी कई औरतों का रेप हुआ, मारा काटा गया। तो ये जो बदला पॉलिटिक्स है, रिवेंज पॉलिटिक्स है, ये भारत में बहुत ही खतरनाक इंडिकेशन है, जो कि आपको देखने मिलेगा केरल में, बंगाल में, महाराष्ट्र में, ऐसे कई राज्यों में आपको ऐसा देखना मिलेगा आपको। तो ये जो रिवेंज पॉलिटिक्स हो रही है, तो क्या ये जायज है? बेसिकली इसी पे बात करते हैं। जब नारायण राणे ने उद्धव ठाकरे को थप्पड़ मारने की बात कही, तो उसके बाद जो जस्टिफिकेशन आया कि भाई जब उद्धव ठाकरे अपने भाषण में योगी को ढोंगी बता सकते हैं, उनको झापड़ मारने की बात कर सकते हैं, तो नारायण राणे क्यों नहीं कर सकते? ये बात जो जस्टिफिकेशन दी गई और ये बताया गया कि मेरा हेल्थ खराब है, उसके बाद तो उन्हें कोर्ट ने बरी कर दिया, उन्हें जमानत दे दी, क्योंकि वो तो सेंटर के केंद्रीय मंत्री भी हैं और बहुत बड़े लीडर भी हैं और पूर्व सीएम भी हैं।
इसके बाद भी पुलिस की इतनी हिम्मत हुई कि उनको घर से उठाया गया। बट ये तो बात यदि कोई साधारण आदमी होता तो, जैसे कि अर्नब गोस्वामी, जब उसने एक बार सुशांत सिंह के केस में काफी क्वेश्चंस पूछने लगा था और एक बार आदित्य ठाकरे के नाम को उसने पेंगुइन यूज कर लिया था, तो उसको कई दिनों तक जेल में डाला गया, तो उसको भी घर से बहुत बड़े बुरे तरीके से उठाया गया था। तो ये मेरे को समझ में नहीं आता है उद्धव ठाकरे अपनी इमेज को क्यों इस तरह से बर्बाद करते हैं, क्यों अपनी वो पार्टी की इमेज को खराब कर रहे हैं। वो थोड़े से प्रोवोकेशन पे एकदम से एक्सट्रीम स्टेप ले लेते हैं। यदि वो एक्सट्रीम स्टेप नहीं लेते तो वो जो उनका सपना था मुख्यमंत्री बनने का वो तो बन गए, पर वो क्यों आगे अपने फ्यूचर के प्रोस्पेक्ट को खराब करना चाहते हैं। क्या वो सोचते हैं कि जयललिता की तरह रिवेंज पॉलिटिक्स लेने के बाद मैं यहाँ का एक धाकड़ लीडर बन जाऊंगा और सब मुझे सपोर्ट करने लगेंगे? ये तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि जयललिता को फुल स्टेट में उसे सपोर्ट था। पर शिवसेना की बात ऐसी नहीं है। वहां तमिलनाडु में 2 पार्टी रूल था, डीएमके AIADMK, वो दोनों पार्टियों का प्रभुत्व था। पर महाराष्ट्र में 4 पार्टी प्रभुत्व रखती हैं, जिसमें कि शिवसेना, बीजेपी, कांग्रेस, एनसीपी और राज ठाकरे की मनसे भी है, जो कि मुंबई में उद्धव ठाकरे शिवसेना की पार्टी को कट करती है, उसके वोट शेयर को कट करती है। तो ऐसा क्या रीजन है कि उद्धव ठाकरे हमेशा इस पॉलिटिक्स को समझ नहीं पाते हैं और हमेशा अग्रेसिव हो जाते हैं, या उनके लीडर्स अग्रेसिव हो जाते हैं, उनके जो कार्यकर्ता उतने अग्रेसिव हो जाते हैं? अभी उसी बयान के बाद शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के कॉर्पोरेट को सड़क पर लिटा लिटा के मारा। अब ये सब करने से क्या शिवसेना के जो होल स्टेट में क्या सपोर्ट बेस बढ़ जाएगा? जो शहर है वहां पे क्या शिवसेना का सपोर्ट बेस रहेगा? मुझे तो लगता है इसमें उनको बहुत हानि होगी। सुशांत सिंह के केस में उन्हें बहुत हानि हुई थी, कंगना रनौत के केस में उन्हें बहुत हानि हुई थी, अनिल देशमुख के जो करप्शन केस में उन्हें बहुत हानि हुई थी, जो संजय राउत का बयान था। तो ये सब चीज क्या उद्धव ठाकरे की सरकार का नाम खराब नहीं करते हैं? क्यों वो अपना नाम खराब करना चाहते हैं? क्या उन्हें कोई अच्छे सलाहकार नहीं है? मुझे तो ऐसा लगता है बीजेपी की एक सोची समझी रणनीति थी। वो जानते हैं कि उद्धव ठाकरे थोड़ा सा उकसाने पर एकदम एक्सट्रीम स्टेप लेते हैं, रिवेंज पॉलिटिक्स करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है ये शायद ना कंस्पिरेसी थ्योरी हो सकती है कि उन्होंने 15 अगस्त की बात को, जब उन्होंने यात्रा शुरू की, तब जाके उन्होंने ये बात कही कि झपड़ मार दें, क्योंकि योगी को झपड़ मारने की बात उद्धव ठाकरे ने की थी। तो वो बात जब उन्होंने की थी तो उसका जस्टिफिकेशन देके इन्होंने अपनी बात कही कि मैं उनको मारूंगा झापड़। और इसके बाद जो ड्रामा हुआ, इससे गेन सिर्फ बीजेपी के लीडर नारायण राणे को हुआ। अभी जो बीएमसी के पोल आएंगे ना, उसके अंदर जो उन्हें भार दिया गया है, जो यात्रा बीजेपी ने शुरू की है, इसका पूरा फायदा नारायण राणे उठाएंगे। वो घूम घूम के यही बोलेंगे कि देखो कितनी अत्याचार कर रहे हैं, रिवेंज पॉलिटिक्स उद्धव ठाकरे कर रहे हैं, इसके लिए उसको रोकने के लिए मुझे वोट दो। बीजेपी का तो सपोर्ट बेस है ही, और राज ठाकरे शिवसेना का तो वोट शेयर कट कर ही रहे हैं। ऊपर से कांग्रेस ने खुद ऐलान किया है कि हम 3 चेहरे सामने रखते हैं इन्हें मेयर पद के लिए, एक रितेश देशमुख, एक सोनू सूद और तीसरा मिलिंद सोमन, और हम सारी सीट पर लड़ेंगे। तो यहाँ पे जो वोट शेयर है पूरे बढ़ जाने वाले हैं, और ये वोट शेयर जब बटेगा और इसके बाद जब उनकी छवि बन गई है मुंबई में, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की और शिवसेना की, तो क्या इन्हें ये बेनिफिशियल होने वाला है या इन्हें बेनिफिट देने वाला है किसी रूप में? नहीं। आई थिंक ये जो केस हुआ है और अनिल परब का जो वीडियो आया है, इसे पूरा संकेत देता है कि इस बात में उद्धव ठाकरे फंस गए हैं। और ये केस यदि सीबीआई के पास जाएगा और सीबीआई इसके बारे में चेक करने लगेगी, और अनिल देशमुख का फोन यदि वो चेक करती है और उन्हें पाया जाता है कि वो पुलिस को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं नारायण राणे को जाके गिरफ्तार करने के लिए, तो इस बात पर उद्धव ठाकरे के ऊपर भी लांछन आएगा। हाँ, इसके बाद यदि कोई डील हो जाए, जैसे कि और पार्टियां करती है, प्रेशर में लाने के बाद आप उससे डील कर लो, तो क्या कोई डील होने वाला है? पॉलिटिक्स में कोई कुछ भी सर्टेन नहीं है। और ये कुछ भी ऐसी कंस्पिरेसी थ्योरी जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था, वो अननोन नहीं है। बहुत सारी केस देखा है, जैसे कि यूपी में एक केस देखा था कि एक साला अपने जीजा से बोलता है मुझे गोली मारो ताकि मैं अपने दुश्मन को फंसा सकूं। ऐसे बहुत सारे साजिशें चलती रहती है। और ये क्या पॉलिटिक्स है? क्या ये बीजेपी की सोची समझी राजनीति के तहत हुआ? क्योंकि नारायण राणे ने जब उसे जमानत मिल गई तब उसने मीडिया कॉन्फ्रेंस में कहा कि मैं तो अपने कार में बैठ के गया, तो फिर वीडियो डालने की क्या जरूरत थी जिसके अंदर नारायण राणे चिल्ला रहे साहब खाता है, साहब खाता है। और जब उद्धव ठाकरे को ये बात बोल भी दी, क्योंकि महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में ऐसा बहुत बार बोला जाता है, मी तुला बघणार, मी तुला रिवेंज घेणार, ऐसा बहुत चलता रहता है महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में। तो इतने से के लिए क्या घर से उठाना, किसकी जरूरत थी?
क्या ये चीज महाराष्ट्र के जो चीफ मिनिस्टर है उद्धव ठाकरे के अहम को इतना ठेस पहुंचाती है कि वो अपने पूरी सरकार का, अपनी पार्टी का नाम खराब करे? क्या वो सोचते हैं कि अपनी इस तरह के कृत्य करने से उनकी पार्टी का जो दबदबा है या फिर जो इस तरह की पॉलिटिक्स है महाराष्ट्र में वर्क करती है? यदि वर्क करती होती तो शिवसेना को कांग्रेस का सपोर्ट लेने की क्या जरूरत थी? जो कि बाला साहब ठाकरे खुद कहे थे, जो भी कांग्रेस के सामने झुकता है, जो सोनिया के सामने झुकता है, उसका सहारा लेता है, उसके साथ नपुंसक कोई आदमी नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है शिवसेना को अपनी पॉलिटिक्स चेंज करनी चाहिए। छोटी छोटी बातों पर उसे इतना उग्र नहीं होना चाहिए। मेरे घर में लोग पूछते हैं कि भाई हम लोग को यूपी चला जाना चाहिए। मैं बोलता हूं पूरे देश में सबसे सेफ प्लेस जो है वो मुंबई है, महाराष्ट्र है। इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है, मैं आप लोगों को इसके बारे में कहीं और बात करूंगा। बट ये छोटी छोटी बातों से या किसी यूपी के, बिहारी के लोगों को मार देने से ये आपके और आपके शहर की बदनामी ही होती है। बिजनेसेस यहां नहीं आते हैं, बड़े बड़े बिजनेसेस गुजरात चले जाते हैं, आंध्र प्रदेश चले जाते हैं, बेंगलोर चले जाते हैं। अब यूपी जो कि भारत की जीडीपी में सबसे लीस्ट और सबसे नीचे पायदान था उसका कंट्रीब्यूशन का, आज यूपी योगी आदित्यनाथ की चीफ मिनिस्ट्री में सेकंड रैंक पर आता है जीडीपी की ग्रोथ में, कंट्रीब्यूशन में। ये चमत्कार कैसे हुआ? योगी आदित्यनाथ ने वहां की लॉ को और वहां के गुंडों को सफाया किया। उन्होंने ये भरोसा दिलाया कि कोई भी लॉ के ऊपर नहीं है, यदि कोई लॉ के ऊपर जाएगा तो उसे वहां से खत्म कर दिया जाएगा। यदि चीफ मिनिस्टर हो कि आपकी पार्टी के कार्यकर्ता और मंत्री, जब आप लोग कानून हाथ में लेंगे, चाहे कि कंगना रनौत का केस हो, चाहे सुशांत सिंह राजपूत का केस हो, जो 2 साधुओं का मर्डर कर दिया गया वो केस हो, चाहे अर्नब गोस्वामी के गिरफ्तारी का केस हो, चाहे मुकेश अंबानी के घर के सामने बम लगाने की बात हो, चाहे वो व्यापारी के मर्डर की बात हो, ये बहुत सारे ऐसे केस आ रहे हैं जो कि शिवसेना की छवि को खराब करते हैं, उद्धव ठाकरे की छवि को खराब करते हैं। और कहीं यदि उनकी चीफ मिनिस्ट्री गई और यदि कोई दूसरी सरकार आ गई और यदि वो रिवेंज पॉलिटिक्स लेने लग गई तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल पड़ सकती है। तो गाइज मैं आप लोगों से ये बात करना चाहता था स्लैब गेट के ऊपर कि इस हर पहलू को देखना जरूरी है कि क्या ये उसमें पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है, कि क्या इसमें एक अहम अपने घमंड को चोट लगने के बाद उसके ऊपर जो प्रतिक्रिया है, जो रिवेंज पॉलिटिक्स है, ये हर पहलू को जो मीडिया बात नहीं करती है वो सब मैं आप लोगों से बात करना चाहता था। और आई होप ये वीडियो से आप लोगों को कुछ क्लैरिटी मिली होगी। तो आप जब लोग वोट करेंगे तो सोच समझ कर वोट करेंगे, किसे सपोर्ट करना है, किसे सपोर्ट नहीं करना है। बट मैं तो एक ही बात कहना चाहूंगा कि रिवेंज पॉलिटिक्स इज नॉट गुड। जबकि महाराष्ट्र, जो कि मैं कंसीडर करता हूं पूरे भारत में सबसे सेफ, वही मुंबई सबसे सेफ प्लेस है, तो उसको इसी तरह बनाए रखिए। मेरा रिक्वेस्ट रहेगा चीफ मिनिस्टर से, यदि वो देखें नहीं देखें। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए और इसे जरूर शेयर करा करिए। और प्लीज कमेंट करिए यार, आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, मैं हमेशा चेक करता हूं कोई कमेंट किया कि नहीं किया। और मेरे 2 और चैनल है, एंटरटेनमेंट स्टॉप, जिसपे मैं मूवी रिव्यूज डालते रहता हूँ। जो भी मूवीज देखता हूँ मैं उसके अच्छे बुरे पूरे ट्रुथ के साथ, अपने जो भी मेरी भावना है उसके साथ मैं उसको रिव्यू करता हूँ। और मेरे गेमिंग नेट्स चैनल पे तो मैं रोज डेली गेमिंग के वीडियोस डालता हूँ। और वे बेसिकली मैं इंडी गेम्स बहुत पसंद करता हूं तो वो डालता हूं, तो आप लोग उसे जरूर जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। गाइस मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो मिलूंगा जिसमें आप लोगों से मैं नए टॉपिक पर बात करूंगा। और आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो मिलूंगा मैं। आप लोगों को मेरा प्रेम भरा नमस्कार।